जो डिबेट आप अभी देख रहे हैं, अगर वो अचानक से बंद हो जाए, आपकी स्क्रीन ब्लैक हो जाए, सुबह उठें तो अखबार न मिले क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की लाइट काट देने की वजह से अखबार ना छपा हो, कुछ बोलने कुछ लिखने में डर लग रहा हो, इस बीच आपके अपने आपके नेता रातों रात अचानक जेल में ठूस दिए जाएं, एक दो नहीं बल्कि ऐसे 1,12,000 से ज्यादा लोग जेल में डाल दिए जाएं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जबरन नसबंदी कर दी जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी हां, ये खौफनाक मंजर आप में से कईयों ने देखा होगा, कईयों ने झेला होगा। अगर आप उनमें से नहीं हैं तो आप इस कहानी को अपने माता पिता से जरूर सुनिएगा। यकीन मानिए, आपकी रूहें कांप जाएंगी। ये कहानी है 50 साल पहले की। आज के ही दिन पूरे देश में इंदिरा गांधी की तरफ से लगाई गई इमरजेंसी की, यानी आपातकाल की। केंद्र की मौजूदा सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर आज याद कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 50 साल पहले की घटना को हम आज क्यों याद करें? कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि 11 साल से मोदी सरकार में अघोषित आपातकाल लागू है। मौजूदा सरकार से लगातार संविधान को खतरा है, यह आरोप भी कांग्रेस लगाती है। तो एक तरह से तेरी इमरजेंसी और मेरी इमरजेंसी की बहस छिड़ गई है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र की काली रात, जब एक झटके में लोकतंत्र नजरबंद हो गया। रातों रात विपक्ष के नेता जेल में पहुंचा दिए गए और प्रेस की आजादी छिन गई। इसके लिए हवाला दिया गया आंतरिक सुरक्षा का। हालांकि तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि इससे आतंकित होने या घबराने की जरूरत नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. लेकिन जब इमरजेंसी लागू हुई तो जनता और विपक्ष के नेताओं के साथ जो सुलूक हुआ वो भारत की लोकतांत्रिक आजादी के इतिहास में काला धब्बा बन गया। यहाँ तक कि संविधान से मिले सभी अधिकार सस्पेंड हो गए। आज तक कांग्रेस इसको लेकर विपक्ष के सवालों के घेरे में है। जिस प्रकार से आपातकाल में देश को एक जेल खाना बनाकर रख दिया था, देश की आत्मा को मूंगा कर रख दिया गया था, न्यायालय के कान को बहरा कर रख दिया गया था, लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। हालांकि आपातकाल को हटे दशकों बीत चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि आज देश एक अघोषित आपातकाल की चपेट में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसको लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। जो लोग संविधान बचाव की बात अब कर रहे हैं, इमरजेंसी 50 साल होने के बाद इमरजेंसी का फिर से वो बार बार दोहरा रहे हैं, जो चीज को सभी ने भूल दिया था और ये जो चीज समाप्त हो गई थी, इसको उछालने के लिए वो फिर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के सहयोगी तो यहां तक बोल गए कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने संविधान का सम्मान करते हुए इमरजेंसी लगाया, तो एक दूसरे सहयोगी ने यहां तक कह दिया कि आरएसएस ने देश में अराजकता फैलाना शुरू कर दिया था और इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। जब देश की अंतर्गत सुरक्षा को बाहरी शक्ति से या अंदरी शक्ति से कोई धोखा उत्पन्न होता है, हाँ, कोई अराजकता फैलाना चाहते हैं,
तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मंजूरी से आपातकाल लगा सकती है। ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को, और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। इमरजेंसी पर सियासी खींचतान आज अपने चरम पर है। जहां सत्ता पक्ष आपातकाल को कांग्रेस की सत्ता की भूख का अन्याय काल बता रहा है, वहीं विपक्ष अघोषित आपातकाल का हवाला दे रहा है। ऐसे में सवाल है कि इस इमरजेंसी पॉलिटिक्स का सच क्या है? आज संविधान को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उसमें कितना दम है? यही सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत में धनंजय गिरी साहब आपसे करना चाहूँगा कि उस आपातकाल को, 50 साल पहले के आपातकाल को कोई भी सभ्य समाज या फिर एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं मानता है, और आपने सुना होगा कि कांग्रेस के नेता खड़गे साहब भी कह रहे हैं कि उसको भुलाने की बजाय उसको याद बीजेपी कर रही है, यानी उसकी तारीफ भी करने से बच रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर 50 साल पहले की उस घटना को आज हम याद करा करके क्या पाना चाहते हैं? क्या इतिहास का याद दिलाना चाहते हैं, इससे सबक सीखना चाहते हैं, या फिर इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? लक्ष्मण जी, उस आपातकाल की विभीषिका के बारे में, कांग्रेस के काले अध्याय के बारे में, उस कालीमा के बारे में आपने भी बहुत कुछ बताया। जब लाखों लोगों को नसबंदी की गई, लाखों लोगों को जेल में डाला गया, करोड़ों लोगों की नसबंदी की गई, और निज के स्वार्थ के लिए, सत्ता के लोलुपता के लिए, एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए राष्ट्र को होम कर दिया गया, राष्ट्र को बलि वेदी पर चढ़ा दिया गया। और जो उसके उस पीड़ा को, उस कांग्रेस के काले अध्याय को एक सिर्फ ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सुशांति का ही आज हम इसे क्यों याद कांग्रेस की मानसिकता भी रही है। लेकिन हाँ, उसका जवाब संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और पहले से दे रखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती है वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। इसलिए हमें अपने इतिहास को नहीं भुलाना चाहिए। आजादी के इस अमृत काल में 50 वर्ष पूर्व हुए उस 25 माह के चले हुए उस घोर अन्याय को, उस आपातकाल को इन पीढ़ियों को बताना बेहद जरूरी है कि कांग्रेस निज स्वार्थ के लिए, कांग्रेस की सोच क्या है, उसकी मानसिकता क्या है, और 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार के पांवपोश बनी हुई उसके कब्जे में है। ये दुनिया के नहीं, भारत ने दुनिया के इतिहास में किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा में, किसी भी लोक लज्जा के लिए और किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए स्वीकारोक्ति की चीज नहीं होगी। इसलिए हमारी इस पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को बताना बेहद जरूरी है। और इसकी अभिव्यक्ति अजय उपाध्याय जी, ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि इतिहास पता रहेगा लोगों को, तो भविष्य पता चलेगा। अजय उपाध्याय जी, मैं आऊँगा, हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली बात हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास कई सारे प्रवक्ता हैं। मैं आपके पास आऊँगा, मुझे पता है आपने काफ़ी तैयारी कर रखी है। अजय उपाध्याय जी। लक्ष्मण जी नमस्कार, आपके सारे पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जिस तरह से आज चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। चर्चा तो जरूर होनी चाहिए, इतिहास से हम सबको सबक लेना चाहिए। और वाकई सबक क्या होना चाहिए था? यदि सबक लेना होता और सरकार सबक लेती, तो जिस तरह से पिछले 11 साल से अघोषित आपातकाल इस देश में चल रहा है, मुझे लगता है मोदी जी और अमित शाह को आज जो ये स्थिति है ऐसी नहीं बनानी पड़ती। मुझे लगता है यदि ये घोषित आपातकाल की जो स्थिति है आज, जिस तरह से प्रेस की क्या आज आजादी है, प्रश्न जरूर बनता है। क्या संस्थाएं जो हैं जिस तरह से कब्जे में है किसी व्यक्ति विशेष के, क्या इस देश में जांच एजेंसियां जो हैं अब स्वतंत्र हैं? क्या संविधान पर लगातार हमला नहीं हो रहा है? क्या चुनाव खुली चोरी नहीं की जा रही है चुनाव में? क्या न्यायालयों पर और नियुक्तियों में और ट्रांसफर में न्यायाधीशों के या रिटायर होने के बाद जो उनके पक्ष के लोग हैं, अजय उपाध्याय जी, सारे सवालों का जवाब मैं धनंजय गिरी साहब से लूंगा, लेकिन सवाल मेरा आपसे सिर्फ इतना है कि आपातकाल को भाजपा इसलिए याद करवा रही है ताकि कांग्रेस के अतीत को जान करके जनता कांग्रेस के भविष्य का अंदाजा लगाए। क्या कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते अजय उपाध्याय ये कहेंगे कि कांग्रेस का अतीत को भूल जाइए, कांग्रेस का भविष्य का अतीत से कोई नाता रिश्ता नहीं है? देखिए, कांग्रेस का अतीत तो देश में की स्वतंत्रता आंदोलन में भी रही, स्वतंत्र भी देश को कराया। कांग्रेस का अतीत जो है 1962, 1965, 1971
और आगे भी बहुत सारी चीजों में रहा है जो देश ने देखा है, पर जो आपातकाल की बात की जाती है उसका कोई डिफेंड नहीं करता। खुद इंदिरा जी ने ही उसके लिए क्षमा मांगी थी। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि क्या वो गलत जरूर था, पर क्या वो असंवैधानिक था? यदि असंवैधानिक था तो यहां जितने भी पैनल में बैठे हुए लोग जरूर उसकी विवेचना करेंगे। वो संविधान के दायरे में था। और व्हाई इमरजेंसी, ये किताब उस समय संसद के टेबल पर व्हाइट पेपर रखा गया था। जरूर अमित शाह जी को और भाजपा के लोगों को पढ़ना चाहिए कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। तीसरी बात, यदि वो तानाशाह होती तो वो चुनाव प्रक्रिया अपनाती नहीं और खुद हारने के बाद उसको स्वीकारती नहीं, सत्ता से हट जाती। ऐसा उन्होंने नहीं किया। चौथी बात, जिस तरह की परिस्थिति रही उस दौरान आरएसएस के सरसंचालक थे एमडी देवरस साहब। वो अप्रैल डेट भी मैं बता देता हूं, 19 अप्रैल का डेट है जब उन्होंने स्पष्ट तौर पे इंदिरा जी को पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो प्रक्रिया अभी आपने अपनाई है देश हित में, देश में जो आंतरिक गृह युद्ध की नौबत डालने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, सीआईए के एजेंट के तौर पे भारत में जिस तरह उस समय लोगों ने काम किया, सेना और पुलिस को जिस तरह उकसा करके चाहते थे कि देश में जो है असंवैधानिक तौर पे देश पर कब्जा हो जाए, तो उससे आपने देश को कहीं ना कहीं राहत दी है और उसकी प्रशंसा की थी। किसने? आरएसएस ने। धनंजय गिरी साहब, धनंजय गिरी साहब की एक आपके ही समर्थक नेता के चिट्ठी का जिक्र करके कांग्रेस अपना बचाव कर रही है। साथ में अजय उपाध्याय ये भी कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने इसके लिए माफी मांगी। और सबसे बड़ी बात कि संविधान के दायरे में रह करके उन्होंने आपातकाल लगाया। जब माफी मांगी, संविधान के दायरे में रहकर आपातकाल लगाया, हालात उस वक्त कुछ रहे वो तो भूल जाइए। क्यों इसके लिए पूरे महीने भर का कार्यक्रम बना रहे हैं? लक्ष्मण जी, कमाल की बात है। कह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रह के लगाया आपातकाल, वो कह रहे हैं फिर इसके लिए माफी भी मांग ली। तो क्या गलत क्या किया कि सही किया? और वो कह रहे हैं कि वाई इमरजेंसी इसकी किताब भी पढ़ लीजिए। वो ये भी कह रहे हैं कि गलत कर दिया। वो राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सब माफी मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कांग्रेस ने इस देश को, इसीलिए कंफ्यूजन के कारण कांग्रेस फ्यूज होती चली गई। और कांग्रेस में ये मानसिकता रही है कि 5 पीढ़ियों से एक दल एक परिवार का पांव पोछ बना रहे, एक परिवार के कब्जे में रहे, और इसी कारण से उसके लिए सत्ता का बेजा इस्तेमाल जैसा भी करना पड़े। अगर आपके पास हथियार है तो उसका आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? दूसरी बात, उस समय आप देखिए, उस समय जितने लोग मधु लिमे से लेकर चंद्रशेखर से, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अडवाणी जी से लेकर के तमाम लोग संघ पर प्रतिबंध लगा था। तमाम कार्यकर्ता, हजारों लाखों कार्यकर्ता प्राणों की वर्तिका बनाकर बिना कारण के, अपील न दलील, आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। आपको कानून, संविधान सब कुछ भंग था। और किस लिए? क्योंकि कोर्ट ने ही इंदिरा जी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। 6 साल के प्रतिबंध लगा दिया गया। आप कह रहे हैं कि भाई चुनाव कहां? भाई चुनाव को पहली बार इस देश में एक नेता को, एक प्रधानमंत्री को चुनाव इफेक्ट करने के लिए सजा हुई, उसका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी था। और कांग्रेस चुनाव पर सवाल उठाती है। और घोषित आपातकाल क्या होता है? पंडित नेहरू को मजरूर सुल्तानपुरी ने कहा, हिटलर का चेला कहा था, 18 महीना जेल रह के आए थे। तो ये पिताजी से चली आ रही मानसिकता पुत्री से लेकर के उसे लगातार चली आ रही है। वो किशोर कुमार के गाने नहीं गाने पर किशोर कुमार पर प्रतिबंध लगा था। किसको छोड़ा है कांग्रेस ने उस पीरियड में? कांग्रेस ने कहां किसी को छोड़ा? और उसकी बात बता रहा हूं आपको। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, उन्होंने इमरजेंसी में कैसा किस तरह से, हाँ, उसी की बात, अब एक बात लास्ट पर कह रहा हूं कि उस समय के प्रखर नेता, उस समय जो हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा है कि जब भी पुरवैया बहती है 74 में लगी लाठियों का दर्द आज भी कराहता हूं रात को। तो आप कह रहे हैं कि क्यों याद करते हैं? भाई उन लोगों को याद है जिन लोगों की लाठियां जिनके कंधे बजी थी। वो संसद सदन में खड़ा होकर के कहा था फखरुल हसन चांद साहब, पुरवैया चलती है तो जब भी पुरवैया बहती है आज भी 74 की लाठियों का दर्द महसूस होता है। मैं आऊंगा आपका सभी लोगों के पास आऊंगा समय पर। आप हमारे शो में होता, चिंता ना। काउंटर के लिए चूंकि इनको दोबारा काउंटर कराया है, इसलिए मुझे मौका आपको देना चाहिए। मैं आऊंगा अजय जी, आपके पास आऊंगा मैं। 2 मिनट का समय दे दीजिए। मैं एक फखरुल हसन चांद साहब और 2 और हमारे साथ पैनलिस्टों को जोड़ लेता हूं, फिर आपके पास। देखिए लक्ष्मण जी, इमरजेंसी चाहे घोषित हो या अघोषित, दोनों ही लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और आपने जब अपनी इस डिबेट को शुरू किया तो आपने कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि आपकी टीवी स्क्रीन काली हो जाए, अखबार छपे और उससे पहले उस पर रोक लग जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आज क्या हो रहा है? क्या आज हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं होता है? क्या आज जो मीडिया है उस पर आपकी लगाम नहीं है? मीडिया को कितनी स्वतंत्रता है? विश्व स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में मीडिया कहां खड़ी हुई है?
आपने कितना स्वतंत्र छोड़ा है मीडिया को। अगर मीडिया खबर दिखा दे, सच दिखा दे, तो मुकदमा हो जाता है, जेल हो जाती है। आपका जो फखरुल हसन चांद साहब, मीडिया इतनी स्वतंत्र तो जरूर है कि आपको बुला रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला रही है, और जहां तक कि मेरी जानकारी हमें हमारे यहाँ कोई हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं होता है, फिर भी आप अपनी बात लक्ष्मण जी बहुत धन्यवाद। नहीं धन्यवाद लक्ष्मण जी धन्यवाद कि आप हम लोग को बुला रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप पे कितनी बंदिशें हैं ये भी हम सब जानते हैं। हम भी मीडिया से जुड़े हुए हम लोग हैं, हमारा आपका चोली दामन के साथ है, हम छूट नहीं सकता। नहीं खैर ये तो बात सब जानते हैं, इस पे हम बहस नहीं करना चाहते। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कह रही है, मैं पूछना चाहता हूं कि आपातकाल को आज जब आप याद कर रहे हैं, तो आपने आपातकाल में जो लोग जेल गए उनके लिए क्या किया? आपने कोई योजना बनाई? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी ने अधिनियम बना के जितने लोग आपातकाल में जेल गए थे उनकी पेंशन की व्यवस्था की, 20,000 रुपए महीना पेंशन मिलती। आपने क्या किया? हाँ, शायद आपके लोग नहीं जेल गए थे आपातकाल में, भाजपा का कोई लेना देना नहीं था उस आंदोलन से, इसलिए आप आपातकाल को याद तो करते हैं, केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए याद करते हैं। आपातकाल से केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, आपातकाल के लोगों को याद करके राजनीतिक लाभ लेते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए याद करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जी आप सवाल एक बार दोहराइए लक्ष्मण। हाँ, अभी फखरुल हसन चांद साहब कह रहे थे कि आपातकाल को तो याद करते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए याद करते हैं। जो आपातकाल में जिन लोगों ने लाठियां खाई, जो लोग जेल गए, उनके हित के लिए कोई कदम सरकार नहीं उठा रही है। एक तो लक्ष्मण जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आज आपातकाल पर बहस होगी तो कम से कम कुछ आंकड़े तो पढ़ लेते, तथ्य पढ़ के आना चाहिए था। फखरुल भाई सब बोल गए। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा है कि जब आप कुछ साबित न कर पाओ तो घोषित आपातकाल नहीं, अघोषित आपातकाल है। कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई भी प्रधानमंत्री को कुछ बोल सकता है, गृह मंत्री कुछ बोल सकता है, डिबेट में भी सब कुछ है, लेकिन अगर ये व्यक्तिगत करेंगे, अगर ये व्यक्तिगत बोलेंगे, अगर नाम लेके बोलेंगे, तो मुझे इनको जवाब देना पड़ेगा। और ये जब बोल रहे, क्योंकि ये आघोषित प्रवक्ता हैं, हम इनके बारे में भी जानते हैं। मेरी बात सुन लीजिए लक्ष्मण जी, नहीं मैं मेरी बात समय दूंगा इनके बारे में, लेकिन दोनों लोग बोलेगा तो आवाज आएगी। हर्ष जी को अपनी बात बोलने दीजिए। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के आघोषित प्रवक्ता हैं, तो ये जब बोल लेंगे तो मुझे इनको काउंटर करने का समय दीजिएगा, क्योंकि ये कोई पत्रकार नहीं है, ये भाजपा के आघोषित पत्रकार हैं। मुझे समय दीजिएगा, इनको बोलने दीजिए। नहीं बोलने का समय दूंगा, लेकिन ये व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। नहीं लक्ष्मण जी कोई बात नहीं। देखिए है क्या ना, कि जब कोई अघोषित आपातकाल कहे, अघोषित प्रवक्ता कहे, तो इसी से उसका जो बुद्धि विवेक है वो समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि जितने लोग अभी ये आवाज अड्डा देख रहे हैं, की बात की मैं कहता हूं, मैं अगर ये व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। आप अपनी बात रखिए, भाजपा का पक्ष रखिए। नहीं, भाजपा का पक्ष रखिए, आप भाजपा के प्रवक्ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 प्रवक्ता और बैठ जाए, उनको भी जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे प्रवक्ताओं को रोज झेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप व्यक्तिगत अगर हमारा नाम लेकर बुद्धि की बात करेंगे, क्या बुद्धि की बात कर रहे हैं आप? कितना बुद्धि है? सोशल मीडिया पे हम आपको देखते हैं कैसे भाजपा का पक्ष रखते हैं आप। इसलिए आप कोई पत्रकार नहीं है, इसलिए आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। व्यक्तिगत नाम लेकर साहब आपके पास आऊंगा, आप अपना समय क्यों बेजा कर रहे हैं? मैं हर्ष जी को अपनी बात पूरी करने देता हूं, फिर आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा तसल्ली से। लेने देखिए, रील कटवाने भर का उसका हो गया है लक्ष्मण जी। ये हिस्सा काट के वायरल वो कर देंगे कि हमने हर्षवर्धन त्रिपाठी को पत्रकार की बजाय ये कह दिया, तो उनका काम हो गया। नहीं अरे पत्रकार नहीं है भाई, लेकिन अब मूल बात पत्रकार हैं आप, भाजपा के प्रवक्ता हैं, और आप क्या बहुत बड़े नहीं आप क्या बहुत बड़े देश के पत्रकार हैं? आपके साथ बैठ के बहुत बड़ी रील बन जाएगी। अरे मैं तो रोज डिबेट करता हूं, आप जैसे आघोषित पत्रकारों से रोज मुकाबला करना पड़ता है। आप क्या रील बनवाएंगे? आप अपनी टीआरपी बना लीजिए, 20-30 हजार रुपए महीना भाजपा आप जैसे पत्रकारों को देती, भाजपा के पक्ष में बोलने के लिए। अभय दुबे जी, अच्छा ऐसा तो आप दोनों को यही रोकता। अभय दुबे जी, अभय दुबे साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ये गलत होगा, क्योंकि वो आदमी ये बोल रहा है 20-30 हजार। समाजवादी पार्टी के टुकड़ों पर लोग पलते होंगे,
इनकी ये आदत होगी, न इनकी औकात है न किसी की औकात है कि मुझे पैसे देके खरीद लें। ये आदत इन लोगों की बुरी है और यही वो अरे छोड़िए, आप जैसे पता है आपकी कितनी औकात है, आप जैसे कितनी औकात है, बता रहा हूँ 20-30 हजार रुपए का इंतजाम हो गया महीने का, उतना रखिए। आपकी औकात है, हम लोग आपातकाल पे डिबेट कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत डिबेट को रोकने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं अभय दुबे जी के पास जाता हूं। अभय दुबे जी, जिस तरीके का नैरेटिव कांग्रेस के खिलाफ बन रहा है आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर, आपके हिसाब से कांग्रेस का काउंटर क्या होना चाहिए? क्या ये अघोषित आपातकाल के जरिए अपने उस दाग को धो पाएगी कांग्रेस, या फिर कांग्रेस को कोई और बेहतर विकल्प चुनना चाहिए? देखिए, आपके प्रश्न का तो बेहतर जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं कुछ दूसरी बातें आपातकाल से संबंधित रखूंगा जरूर, जो मैं समझता हूं जरूरी हैं इस वक्त कहना, और आपने मंच पे अपना मौका दिया है तो मैं उसका सदुपयोग करना चाहता हूं। पहली बात तो एक निजी बात है। आपातकाल में मैं भी जेल में था, मेरे पिताजी भी आपातकाल में जेल में थे। जयप्रकाश नारायण आंदोलन की जो समन्वय समितियां थी, मेरे पिताजी उनके अपने जिले के संयोजक थे, वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पत्रकार थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। मेरी उम्र बहुत कम थी, मैंने बीए भी ठीक से बीए भी पास नहीं किया था, मुझे भी उनके साथ जेल में डाल दिया गया था, जो मैंने अखबार में कुछ आपातकाल के खिलाफ लिखा था। और मुझे बीए प्रथम वर्ष का इम्तिहान मैंने जेल से ही दिया। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की अलग बैरक थी, उसमें मुझे रखा गया, वहीं मैं पढ़ता था, वहीं एक आते थे मेरा पर्चा लेके और कॉपी लेके, वहीं से मैंने इम्तिहान दिया था। मैंने छोटा सा एक संस्मरण। अच्छा, मुझे नहीं पता था। बहुत दिलचस्प कहानी बता रहे हैं, दुखद कहानी है। हाँ, मुझे बिल्कुल बताइए, मुझे पता नहीं। दुखद नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ दुखद नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि राजनीतिक आंदोलन में जब दिक्कत और तकलीफ होती है तो मैं उसको दुखद नहीं मानता हूँ। मतलब वो तो लोकतंत्र को समृद्ध करने की एक प्रक्रिया है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता ने ये कहा कि जो हुकुमदेव नारायण का हवाला देते हुए कि वो जब हवा चलती है तो आपातकाल 74 में मारी गई पड़ी लाठियां याद आती हैं, उनकी बात सही है। मैं जानना ही चाहता हूं वो लाठियां क्यों लोगों ने खाई थी। लाठियां लोगों ने इसलिए खाई थी ताकि जो लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हो रहा था, उसमें जो सवाल उठाए जा रहे थे कि जनप्रतिनिधि की वापसी होनी चाहिए, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए, ये सब सवाल उस वक्त उठाए जा रहे थे। जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया अपनी सत्ता को बचाने के लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। हम सब लोगों को उत्पीड़ित किया, प्रेस की आजादी का भी हनन उन्होंने किया, लेकिन उस आपातकाल का जो राजनीतिक शक्तियां विरोध कर रही थी वो कौन कौन थी? जनसंघ, जो समाजवादी थे उस जमाने के, वो सब, और सीपीआई आपातकाल का समर्थन कर रही थी। इन सब लोगों ने बाद में इंदिरा गांधी को हरा के सरकार बनाई। वो लोग सरकार नहीं चला पाए। मेरा मानना यह है कि आपातकाल का विरोध करने वाले लोग और जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन में भाग ले रहे थे विपक्षी लोग, वो भी काफी नालायक निकले। मैं कहना चाहता हूं, उनको बाद में सत्ता मिली, वो सत्ता का इस्तेमाल लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए नहीं कर पाए, आपस में लड़ते रहे, हार गए। जनता ने 2.5 साल बाद ही इंदिरा गांधी को दोबारा सत्ता में जबरदस्त बहुमत के साथ ले आई। ये इस बात को मत भूलिए। दूसरी, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 77 का जो जनादेश था, वो जनादेश केवल उत्तर भारतीय जनादेश था। इंदिरा गांधी ने पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। आपातकाल के विरोधी दक्षिण भारत में कुछ नहीं कर पाए थे। 150 से ज्यादा सीटें इंदिरा गांधी ने जीती थी दक्षिण भारत के दम पर। तो जो पूरा विचार है ये कहना कि आपातकाल से पूरा देश पीड़ित था, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। दक्षिण भारत की जनता ने आपातकाल के बावजूद कांग्रेस को थोड़ा बहुत समर्थन नहीं दिया था, बहुत जबरदस्त समर्थन दिया था। ठीक उसी तरह जिस तरह उत्तर भारत ने इंदिरा गांधी के नीचे से सत्ता की कालीन पूरी तरीके से खींच ली थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 0 सीटें प्राप्त हुई थी, लेकिन आपातकाल की वजह से पूरा भारत राजनीतिक रूप से 2 हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्से में कांग्रेस हारी थी, एक हिस्से में कांग्रेस जीती थी। तो इंदिरा गांधी आपातकाल की वजह से इतनी कमजोर नहीं हुई थी। इसी का नतीजा निकला कि ठीक 2.5 साल बाद जब ये सब लोग आपस में लड़ते रहे और उन्होंने सत्ता खो दी, जनता के जनादेश का इन लोगों ने अपमान किया, उसके बाद इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में वापस आई। जो भी हो, आपातकाल से पहले जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन में लोकतंत्र को समृद्ध करने की जो मांगें उठाई गई थी, जो उस आंदोलन का घोषणा पत्र था, जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को सब लोग सुविधापूर्वक भूल गए और सत्ता की प्रतियोगिता में रम गए। आज यही स्थिति है। चाहे आपातकाल का समर्थन करने वाले लोग हों या आपातकाल का विरोध करने वाले लोग हों, लोकतंत्र को समृद्ध करने का जो कार्यक्रम है
उन सब लोगों उस कार्यक्रम को सबने कूड़ेदान में फेंक दिया। आज भी राजनीतिक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारी चुनाव प्रणाली के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, और हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह का आचरण करते हैं, किसी भी पार्टी के हों, वो जनप्रतिनिधि हों, किस तरह का आचरण करते हो, पत्रकार के तौर पर हम सब लोगों को पता है। असली मुद्दा यह है जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उठाया गया था कि भारत का जो लोकतंत्र है वो केवल चुनावी लोकतंत्र, चुनावी जीत के जरिए स्थापित किए गए आंदोलन में लोकतंत्र में सीमित होकर न रह जाए। लोकतंत्र की जो दूसरी गुणवत्ताएं हैं, जो क्वालिटीज हैं लोकतंत्र की, उसके मुताबिक इस लोकतंत्र की पुनर्रचना हो, वो नहीं हो पाया। आज जो सत्ताधारी लोग हैं या कल जो सत्ताधारी थे या परसों सत्ताधारी लोग जो हैं, उन्होंने इन मुद्दों का न कोई ख्याल रखा, और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आगे भी वो लोग इन मुद्दों का कोई ख्याल करेंगे। हर्षवर्धन जी वापस से जुड़ गए, कुछ नेटवर्क का इशू रहा होगा। हर्षवर्धन जी, अभी आपने सुना अभय दुबे जी को, इन्होंने खुद कहानी बताई कि आपातकाल के दौरान कैसे वो खुद जेल गए, लेकिन उनका एक दूसरा पक्ष निकल कर आया है कि लोकतंत्र की मजबूती वहां से निकल कर सामने आए, उसके बाद फिर लोग सत्ता के कंपटीशन में आगे बढ़ते चले गए। ये भी एक पक्ष है इस आपातकाल का। नहीं, निश्चित तौर पर। और अभय जी चूंकि आपातकाल में उस वक्त जिसको कहें कि उनकी उम्र रही होगी, मैं तो आपातकाल के दौर की पैदाइश हूं, तो लेकिन आपातकाल क्यों उसकी चर्चा होनी चाहिए समझ में आ गया। लेकिन लक्ष्मण जी, आपकी डिबेट में कोई भी पार्टी का प्रवक्ता आके पत्रकारों के लिए इस तरह की बात बोल दे और आपने उस पर कोई ऐतराज नहीं जताया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि मैं किसी भी तरह के व्यक्तिगत टिप्पणी को अपने डिबेट में स्वीकार नहीं करता हूं। ये आजकल तमाशा चल पड़ा, और मैं फिर कह रहा हूं, अगर सरकार होती उनकी तो आज वो क्या करते। आज अगर सरकार नहीं है तब वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आगे वो क्या करते हैं। ये भी आपातकाल को दिखाता है कि वो मानसिकता कौन सी है। आपातकाल के लिए कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, फखरुल हसन साहब आपके पास आऊंगा, बीच में मत बोलिए। फखरुल हसन साहब को ऑडियो को डाउन रखिए, मैं उनके पास आऊंगा, जब आपका मौका आएगा। बीच में मत बोलिए, बीच में बोले तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगा। फखरुल हसन साहब आप शांत हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपको पूरा मौका दिया जाए। हर जी अपनी बात पूरी करिए। हर जी अपनी बात पूरी करिए। फखरुल हसन साहब, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बात कही प्रधानमंत्री संग्रहालय में, आपातकाल के 50 साल पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा हर व्यक्ति के भीतर लोकतंत्र होता है, तानाशाही भावना भी होती है। किसी भी नेता के भीतर तानाशाही की भावना आए तो उसको ये ध्यान में रहे कि एक इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो देश कैसे उठ खड़ा हुआ था। जेपी हो या राजनारायण हो या उस वक्त के जितने बड़े नेता थे, उस वक्त जिस तरह से, और लोगों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई भी कह देता है कि कितने लोग थे, उनका इसमें योगदान क्या था। आपातकाल के विरुद्ध पूरा आंदोलन उस वक्त संघ, जनसंघ, समाजवाद सबने मिलकर लड़ा था, लेकिन उस आंदोलन की पूरी जो बड़ी हिस्सेदारी थी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों की। एक और जो बहुत गलत तथ्य प्रचारित किया जाता है कि बाला साहब देवरस जी ने कोई ऐसी चिट्ठी लिख दी थी कि इंदिरा गांधी के आपातकाल को सही ठहराया था। 10 नवंबर 1975 को दूसरी चिट्ठी लिखी थी बाला साहब देवरस ने श्रीमती इंदिरा गांधी को, और उसके 4 दिन बाद देश भर में सत्याग्रह का आंदोलन किया था। इस तरह से अगर ये जो वीर सावरकर से लेकर और ऐसी चिट्ठियों का हवाला दिया जाता है, तब तो महात्मा गांधी ने भी वायसराय को चिट्ठी लिखी थी। नेहरू जी भी अंग्रेजों के साथ चिट्ठी का आदान प्रदान करते थे। मुझे लगता है कि ये भी एक वो खतरनाक मानसिकता है जो इस तरह से प्रसारित करने की कोशिश करती है कि एक परिवार से इतर आपने कोई बात की तो आपको खारिज किया जाएगा, आपको धमकियां दी जाएंगी। और निश्चित तौर पर आज अगर 25 जून 1975 होता और ये सब मैं बोल रहा होता, तो हो सकता है कि पुलिस मेरे दरवाजे खड़ी होती, हो सकता है कि इस चैनल की लाइट कट जाती, हो सकता है कि इसका प्रसारण बंद करा दिया जाता, और इसके बाद दोबारा ये नहीं देखा जा सकता। देश को ये याद रखना चाहिए। इसके लिए आपातकाल पर चर्चा बहुत जरूरी है। आपातकाल पर चर्चा बेहद जरूरी है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हैं। अजय उपाध्याय जी, सुना आपने हर्ष जी को पूरी तरह से, इन्होंने जस्टिफाई किया कि क्यों चर्चा जरूरी है आज की तारीख में। हर्षवर्धन जी ने जिस तरह अमित शाह जी को कोट किया है, बहुत अच्छी बात कोट किया है। अमित शाह जी ने जो कहा कि भाई एक व्यक्ति के अंदर लोकतंत्र भी रहता है और तानाशाही भी रहती है, तो ये बात शुरुआत उन्हीं से करनी चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे नहीं होना चाहिए। यदि ये आपातकाल को इसी संदर्भ में लेना चाहते हैं और भारत के संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये आए दिन जो संविधान पर हमला कर रहे हैं, संसदीय परंपरा मर्यादा का को तार तार कर रहे हैं,
22 मिनट में 26 बिल पास करवा ले रहे हैं, सांसदों को निलंबित करा दे रहे हैं, जो उनके विरुद्ध आवाज उठाता है उसको खालिस्तानी या अर्बन नक्सल कहते हैं, देशद्रोह का उस पर मुकदमा लगा देते हैं, विपक्ष की आवाज को बंद करने के लिए छवि बिगाड़ो योजना चला रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके किसी भी नेता को किसी भी अस्तित्व पर जो बंद करने की बात करते हैं, उनके यहां जाता है तो उसको प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं सदाचारिता का। ये क्या है? ये वाकई इनको ध्यान देना चाहिए। और इस संदर्भ में ही यदि ये जनता को और अपने लोगों को, भाजपाइयों को 10 सेकंड सिर्फ, यदि यही शिक्षा और दीक्षा देना चाहते हैं तो वाकई भाजपाइयों को और आरएसएस के लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि संविधान संबद्ध जो प्रक्रिया है, जिसमें क्षेत्र, भाषा और धर्म के नाम पर विभाजन न किया जाए, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम किया जाना चाहिए। लेकिन जो विभाजनकारी शक्तियां हैं उनके साथ लगातार भाजपा के नेता खड़े हो जाते हैं और जो लोग देश हित में बात कर रहे हैं उनको देशद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। जो बात अभी हर्षमंदर जी ने कही है, मैं डेट के साथ में बता देता हूं, लास्ट एक कोट करके, नवंबर 11, क्योंकि बहुत लंबा इन लोगों ने चर्चा की है, नवंबर 11 1975 का भी वो दृष्टांत पढ़ना चाहिए जब आचार्य विनोबा भावे जी को देवव्रत साहब ने ही लिखा था और प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर के चर्चा करने की बात थी। उसमें आपातकाल को लेकर के फिर दोबारा उन्होंने प्रशंसा की थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। यदि किसी को एक परिवार से प्रॉब्लम है तो होना चाहिए, उसको ये भी होना चाहिए कि उसी एक परिवार में 11 साल जेलों के सलाखों में रहा, वही परिवार के 2 सदस्य जो है देश के लिए कुर्बानियां भी दी, वही परिवार देश को उन्नति के रास्ते पर भी लाया और वही परिवार पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटा, सीज फायर करके सरेंडर नहीं किया। तो यदि परिवार की बात हो तो इसको भी जरूर प्रचार प्रसार त्रिपाठी जी को करना चाहिए। मैं जब परिवार की बात आप करते हैं, कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं, तो सिर्फ काले अध्याय को क्यों देखते हैं? ये सारे कई सुनहरे अध्याय जो बताए अजय उपाध्याय जी ने, उनको भी गिनाइए। लक्ष्मण जी, कांग्रेस में रहना है तो गांधी परिवार कहना है। अजय जी की बातों से यह स्पष्ट हुआ। जो 11 साल उन्होंने कहा कि जेल में रहे, उस पर अकबर इलाहाबादी ने कहा था कांग्रेस में रहकर कोई भी अपने मुखिया का की आलोचना कर नहीं सकता ना, कोई भी पार्टी का प्रवक्ता। लेकिन एक परिवार के भजनिया नहीं ना बन सकते हैं। एक परिवार का भजनिया बनने का मतलब है 5 पीढ़ियों से एक परिवार के एक पालकी ढोना। ये लोकतंत्र के, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है, किसी भी स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं है। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। 11 साल रहे, टाइपिस्ट साथ में रहा, वॉलीबॉल खेले, जलवाए जलाल के साथ रहे। ये देश में, और जहां जो 2 जन्मों का कारावास पाने वाले सावरकर, और उनके ऊपर सवाल है। लेकिन 11 साल जलवाए जलाल के साथ जेल में रहे, किताब लिखते रहे, पिता का पत्र पुत्री के नाम छपता रहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जाती रही, वो जेल में रहे, उन्होंने देश के लिए बलिदान किया। यही जब देश को सच्चाई पता चली कि जब जो जिस कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया, वो कहते कि नहीं विघटनकारी शक्तियों के साथ नहीं। वो कांग्रेस जिसने भाषा प्रांत के नाम पर देश को बांटा, प्रदेशों में बांटा, लगातार बांटने का काम और सत्ता के चाटने का काम जिस कांग्रेस पार्टी ने किया, आज इस देश की जनता घोषित आपातकाल। आप प्रधानमंत्री के ऊपर कितने आरोप लगाते हैं, आपको कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ती है, कोर्ट आपको कहता है कि माफी मांगिए। आपने कई जगह पर बेल पर चल रहे हैं, जब आप घोटाले में मां बेटा दोनों, आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड के हजारों करोड़ के घोटाले में चल रहे हैं, और कहते हैं कि ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट, आपके समय में सीबीआई को कोर्ट ने कहा था इट सिम्स द केज पैरोट, और आप कहते हैं कि भाई अजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए 15 सेकंड में, फिर चांद साहब के पास लक्ष्मण जी दो बातें इन्होंने कही है। धनंजय भाई, मैंने इनके पीछे में नहीं बोला। धनंजय गिरी साहब कुछ कह रहे हैं, धनंजय गिरी साहब कुछ कह रहे हैं आप। हाँ, एक धनंजय गिरी साहब कुछ कह रहे थे। अच्छा, धनंजय जी अच्छे वक्ता हैं क्योंकि वो याद करके आते हैं। अरे नेहरू जी, आप भी अच्छे वक्ता हैं। एक मिनट धनंजय गिरी साहब को अपनी बात पूरी करने देते हैं, वरना हम पे आरोप लगाएंगे कि एक तरफा बहस करवा रहे हैं। धनंजय गिरी साहब अपनी बात पूरी करें जल्दी से, 10 सेकंड। अजय जी एक मिनट बोलेंगे तो कैसे मैं बोलूंगा? बीच में मैं याद कर नहीं, बीच में नहीं बोला, वो नहीं बोलने देना चाहते हैं, यही आपातकाल है। नहीं, आपके पास आऊंगा, बोलने देंगे। मैं बोल लूं क्या? अनुमति हो तो मैं बोल लूं। हाँ,
धनंजय जी ने नेहरू जी को जितना प्रश्न लगाया है देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर, देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रश्न लगाना तो आरएसएस और भाजपा का जन्मसिद्ध प्रोपेगेंडा है, मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि धनंजय जी जरा एक आपके पास अरे भाई लगातार बोलना है, फिर बीच में बोलना है, ये बीच में नहीं। धनंजय गिरी साहब 1 मिनट आप शांत हो जाइए। अजय उपाध्याय जी आप बोलिए। जी, मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों पर प्रश्न लगाना और सावरकर को ऊंचा दिखाने की बातें जरूर करें। आरएसएस और उस समय के जो इनके बड़े नेता थे सब लगभग 35-40 साल के थे। कितने समय तक जेल में रहे जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम उसमें जोड़ना चाहता हूं। कभी जेल में गए हो तो जरूर याद करके बताएंगे कितना साल स्वतंत्रता की लड़ाई में लोग रहे हैं। तो ये सब कहानी छोड़िए, इनके पास कुछ है ही नहीं। अब एक आपातकाल की बात लेकर के आज के अघोषित आपातकाल को ये चाहते हैं कि सही ठहराना। मुझे लगता है लोकतंत्र पर सबसे ज्यादा प्रश्न किसी ने लगाया है तो जिनका ये सबसे ज्यादा भक्ति और गुणगान करते हैं मोदी जी का, वो लगा रहे हैं। इससे पहले भी सरकारें थी, मैं कहता हूं भाजपा की भी सरकारें थी, हम लोग उनका आलोचना करते थे, उनको संघर्ष करते थे, आंदोलन करते थे, लेकिन ऐसे किसी को खालिस्तानी नहीं कहा जाता था, किसी को अर्बन नक्सल नहीं कहा जाता था, किसी को देशद्रोह के नाम पर जेलों में नहीं बंद कर दिया जाता था, पत्रकारों पर इतना प्रतिबंध नहीं होता था। लक्ष्मण जी एक लाइन का केस बंद करूंगा, आप बेशक माने ना माने, आप 2 डिबेट भाजपा के विरुद्ध किसी दिन करवा के देख लीजिए या इसी डिबेट में 5 कड़ा प्रश्न भाजपा से कर लीजिए, कल से आपकी नौकरी चली जाएगी, ये मैं दावे के साथ करता हूं। उपाध्याय जी, मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूं, शायद कोई एंकर किसी डिबेट में गारंटी ना दे। इस डिबेट की रिकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा अभी घर जाइएगा तो, और डिबेट की रिकॉर्डिंग निकाल करके सुनिएगा कि भाजपा के पक्ष में कितना समय दिया गया, भाजपा के विरोध में कितना समय दिया गया। जब बातें तार्किक होती हैं, तथ्यात्मक होती हैं, तो उस बातों को हम अपने डिबेट में समय देते हैं। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भाजपा के प्रवक्ता हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। तो निश्चिंत रहिए, हमारे चैनल पर हमारे इस डिबेट की खूबसूरती है। देश के अलग अलग चैनलों के जा करके मीडिया कर्मियों से पूछ लीजिए, मीडिया पर दबाव अलग अलग हाउसेस बाकी का मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने चैनल अपने शो की जिम्मेदारी लेता हूं। फखरुल हसन चांद साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी भी आपातकाल में काफी ज्यादा नुकसान उठाई, उस आपातकाल को झेला भी, और उस आपातकाल की आज भी आपकी पार्टी आलोचना करती है। तो कभी आप लोगों के मन में डर रहता है कि जिस पार्टी का इतिहास इतना खराब रहा, जिसका खामियाजा आप लोगों ने उठाया, उसके साथ जब जुड़ने की बात आती है तो मन में थोड़ा संकोच होता है, या फिर रहता है कि नहीं अभी राजनीति ये सब चलता रहेगा? नहीं लक्ष्मण जी, देखिए हमारी पार्टी में तो हमारे आज भी हैं आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, और जेडीयू के नेता हैं आदरणीय केसी त्यागी जी। ये एक पत्रिका उस समय चलाते थे प्रतिरोध नाम से। तो हम तो बहुत से किस्से उनसे सुनते हैं कि इमरजेंसी पे क्या हुआ, लेकिन जब हम आज वर्तमान पे उनसे सवाल पूछते हैं तो बताते हैं वो यही है कि वर्तमान और इमरजेंसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आज जो कुछ भी हो रहा है, न्यायपालिका के आदेश हैं, उन न्यायपालिका के आदेश को नहीं माना जा रहा है। आज का ही मामला है, आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी को तलब किया सुप्रीम कोर्ट ने, एक जमानत होती है अप्रैल में, उसको आज तक जमानत नहीं, आज तक उसको कैदी को छोड़ा नहीं जाता है। तो क्या हो रहा है देश में? आप देखिए कि जिस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता पे आम आदमी अगर कुछ बोलता है, पत्रकार अगर कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं। क्या नहीं हो रहे? ये तो फैक्ट है, आप कहीं देख लीजिए। और जो आंदोलन जेपी आंदोलन चला था वो क्यों चला था? महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके। आज महंगाई नहीं है क्या? और भ्रष्टाचार की बात तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि थाने से लेके तहसील तक भ्रष्टाचार व्यक्त है। क्या नहीं कहते हैं? हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। तो सवाल ये है कि इमरजेंसी के समय पे जो हालात थे, आज जो हालात हैं उनमें कोई फर्क नहीं। और जहां तक आपने सवाल किया कि उस दल के साथ रहने में, तो सवाल ये कि वर्तमान की परिस्थितियां क्या हैं। एक समय वो था कि लोहिया जी कहते थे कि नेहरू जी जो अपने कपड़े धुलवाते हैं, उसकी कपड़े की धुलवाई इतनी महंगी है कि 200-250 लोग खाना खा सकते हैं। तो आज हम अगर उस सवाल को पूछे, आज अगर हम कपड़ों पर सवाल उठाए, तो सवाल यह कि जब परिस्थितियां जैसी होती हैं राजनीति में, वैसे कदम जनहित में उठाने पड़ते हैं। आज हम कांग्रेस के साथ इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस मुद्दों पे लड़ रही है,
वो अपने आपातकाल को लेके कई बार उस पर अफसोस जाहिर कर चुकी है। हम तो वर्तमान को लेके सवाल पूछेंगे, हम क्यों 50 साल पीछे जाए? आज जो सवाल खड़े हैं रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, 50 साल पीछे जाए और हम उन पे सवाल मुद्दों पर आधारित राजनीति है, तो हम इस राजनीति को करेंगे। इस सवाल का जवाब लेकर अभय दुबे जी आपके पास भी आऊंगा और मैं गिरीश आपके पास भी आऊंगा, लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आपातकाल के 50 साल बाद उस काले इतिहास को याद करने की जरूरत यहां पर है क्या? अभय दुबे साहब, बार बार अब ये मुद्दा उठ रहा है कि अभी जो अघोषित आपातकाल, जिसको कांग्रेस ने अघोषित आपातकाल का नाम दिया है, उसके आधार पर उस आपातकाल की तुलना की जा रही है। अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो दोनों में कोई तुलना है क्या? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि चूंकि हम लोग आपातकाल पे आज चर्चा कर रहे हैं, तो आपातकाल क्यों लगा था? 1974 के आंदोलन की वजह से लगा था। उस आंदोलन के मर्म में एक प्रश्न था कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। ये उस आंदोलन के मर्म में एक सवाल था कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। आज सभी पार्टियों को, देखिए देश में जितनी भी स्थापित पार्टियां, मैं छोटी मोटी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे क्षेत्र में स्थापित हों चाहे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हों, सभी पार्टियां किसी न किसी रूप में सत्ता में रह चुकी हैं और काफी दिन। कांग्रेस तो भाजपा ने सबसे ज्यादा देश में शासन किया है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी क्षेत्रीय स्तर पर भी खूब सत्ता में रही हैं। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने सत्ता में भागीदारी की है। तो सब लोगों के पास मौका था जयप्रकाश नारायण के आंदोलन द्वारा उठाए गए इस सवाल के ऊपर विचार करने का और उसके मुताबिक राजनीतिक संहिताएं बनाने का, पॉलिटिकल प्रोटोकॉल बनाने का सबके पास मौका था। जो लोग जिन्होंने आपातकाल में जेल में डाला, उनके पास भी मौका था। जो जेल गए, उनके पास भी मौका था। जो जेल नहीं गए लेकिन फिर भी सत्ता में आए, उनके पास भी मौका था। मेरा मानना यह है कि सारी पार्टियां आपातकाल में जो हुआ और उसके बाद जो हुआ और अभी जो हो रहा है, इन सभी पहलुओं पर अगर आप गौर करें तो मैं पाऊंगा कि कोई अपने गिरेबान में मुंह डाल के नहीं देखता है। देखिए, मैं दिन में रात में हमेशा मैं कांग्रेस की भी, जब कांग्रेस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का सामना कर रही थी तो मैं उसकी जमकर आलोचना करता था। तो भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में है, मैं उसकी भी आलोचना करता हूं। सवाल ये नहीं है कि सत्ताधारियों की हम आलोचना कर रहे हैं, वो तो हम लोग करते ही हैं, और पत्रकार का मैं दायित्व, वो पत्रकारी क्या है सत्ताधारी की आलोचना न करे, वो तो करना ही चाहिए पत्रकार को। मेरा सवाल दूसरा है कि इस तरह की हम लोग आलोचना करते रहते हैं, दीवार से टकरा के आलोचनाएं जमीन पर गिर जाती हैं, और हमारा लोकतंत्र निरंतर उसका स्तर गिरता जा रहा है। हमारे प्रतिनिधि किस तरह का आचरण करते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट जो प्रतिनिधियों के नेतृत्व में काम कर रहे हैं वो किस तरह का आचरण करते हैं, सारे देश में गवर्नेंस की क्या हालत है। आपने अभय दुबे सर, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि आपातकाल के दौरान जो मुद्दे उठाए गए थे, आपातकाल जिन विद्रोह का स्वरूप एक नतीजा था, उन मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं करता है, उन मुद्दों से या फिर उससे सबक सीखने की कोई बातचीत नहीं करता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपातकाल इतना ही बुरा था तो जिस वजह से आपातकाल लगाना पड़ा, आपातकाल के दौरान जो मुद्दे उठाए गए, चाहे जेपी आंदोलन हुआ, उन सबको लोग भूल गए, आपातकाल को ही याद रख रहे हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव सोच रखना चाहिए इस मुद्दे पे हमें? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक हिस्सा है जिसमें अभय जी से असहमति की कोई वजह नहीं। राजनीतिक पार्टियों को और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बेहतर होना चाहिए, लोकतंत्र को और बेहतर होना चाहिए, इसमें तो कोई बहस है ही नहीं। और उसका स्तर नेताओं को अगर कहेंगे तो किसी एक की तरफ उंगली उठाने से बात बनेगी नहीं। लेकिन कुछ सवाल तो बड़े हैं ना। जब हम 1974 के आंदोलन की बात करते हैं, जब हम मोरबी के एक विद्यालय की जो फीस थी मेस की, उससे खड़े हुए आंदोलन की बात करते हैं, तो आज हमें देखना होगा कि हम कहां खड़े हैं। क्या उस समय जो बार बार इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा कहती थी, या जो राजीव गांधी जी कहते थे कि हम देख रहे थे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, और जो कालाहांडी में जाके उन्होंने, मेरे ख्याल से 1985 वो साल था जब जाके कहा कि 1 रुपए में 85 पैसा तो घिस जाता है, तो हम उसकी बात क्या नहीं करनी चाहिए? उसका दूसरा हिस्सा हो सकता है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो कितना बेहतर हो रहा है। क्या आज के समय में अगर हम उस यार्ड स्टिक से चले तो क्या ये शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, क्या जो किसान आंदोलन हुआ, क्या इन सब में आपातकाल लगाने की वजह खोजनी चाहिए थी सरकार को? अगर नहीं लगाई
तो ये भी बड़ा सवाल है। जिस तरह से आईटीओ पर जो कुछ हुआ था, लाल किले पर जो कुछ हुआ था, तो कोई भी सरकार कह सकती थी कि हम आपातकाल लगा रहे हैं। और इंदिरा जी ने जब आपातकाल लगाया तो सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए लगाया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई आंतरिक स्थिति खराब होती, अगर कोई सीमा पर स्थिति खराब होती, और ये बात तो कोई छिपी हुई नहीं, बांग्लादेश युद्ध तो हम जीते हुए थे ना, कोई ऐसा तो था नहीं कि उसके बाद कोई ऐसी स्थिति थी। आज के समय में भी निश्चित तौर पर, और राज सत्ता अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी करती है, मीडिया हो या जो दूसरे संस्थान है, उनको तय करना पड़ेगा। उनको तय करना पड़ेगा कि वो कहां तक रहेंगे, कितना वो रजिस्ट करेंगे, किस बात तक झुक जाएंगे, किस पर नहीं झुकेंगे, और जो झुकेगा या नहीं झुकेगा उससे तय हो। फिर मैं कह रहा हूं कि आपातकाल को याद इसलिए करिए कि दूसरा कोई नेता तानाशाह भारत में नहीं हो। अलग अलग मुद्दे पर बात करेंगे तो अलग अलग डिबेट उसकी होगी। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से, और कई बार तो मोदी के समर्थक कहते हैं कि अरे इंदिरा गांधी की तरह हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हो, उसको जेल में नहीं डाल पा रहे हो। अभी कर्नाटक की सरकार है, बेंगलुरु से बाकायदा हवाई जहाज से उड़ के पुलिस 2 पत्रकारों को गिरफ्तार करने आ गई। किसी भी राज्य में किसी की सरकार आती है, उसका विरोधी बोलने वाला पत्रकार है, उसके लिए वो भेज देते हैं, उसमें ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी छोड़िए, सब वही कर रहे। तो मुझे लगता है कि ये मानसिकता ना बढ़े, उस पर लगाम लगे, इसके लिए इस तरह की डिबेट होनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, आपातकाल एक सिर्फ वजह बनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके बाद, आप अगर ध्यान से देखिए, आप कहेंगे कि सरकार तो आ गई थी, इंदिरा जी की मृत्यु पर वो जनमत मिला था, उसको याद कीजिए, वरना उसके बाद से देश की जनता की नजरों में कांग्रेस पार्टी गिर गई। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी नेता तानाशाह बनने की कोशिश करेगा, भारत मूलतः लोकतांत्रिक स्वभाव का है, वो उसे कमजोर करके मानेगा, उखाड़ कर फेंक देगा। अभय दुबे जी साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? संक्षिप्त बोलिए, फिर बाकी 3 प्रवक्ता हैं हमारे साथ। मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा। आपातकाल लगाने के बावजूद जो निहायत ही निंदनीय कार्य था, इंदिरा गांधी को मैं कह चुका हूं, पूरे दक्षिण भारत ने समर्थन किया था। तो क्या दक्षिण भारत आपातकाल का समर्थक था? जो 1977 का जनादेश था, वो जनादेश नसबंदी विरोधी जनादेश था। ये कहना कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों में जो आंदोलन चल रहा था, जिस इलाके में ये आपातकाल पे सारे तथ्यों का उत्खनन हो चुका है, किताबें लिखी जा चुकी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी किताबें लिखी हैं, आपातकाल के उत्पीड़ितों ने भी किताबें लिखी हैं, एकेडमिशियंस ने भी किताबें लिखी हैं। और मैंने, चूंकि मेरी दिलचस्पी बहुत है इसमें, मैंने ज्यादातर किताबें इसमें पढ़ी हैं। सब लोग इस मामले में एक मत हैं, जिस इलाके में नसबंदी हुई थी उस इलाके में कांग्रेस को वोट नहीं मिला। इसलिए नहीं कि कोई राजनीतिक स्वतंत्रता की वजह से जनता बेचैन थी, ये हम लोगों की, हमारे और हर्षवर्धन जी और दूसरे साथी बैठे हुए हैं, ये उनके मन की भावनाएं होती हैं, क्योंकि हम लोग राजनीति में सक्रिय हैं। सही स्थिति, ठोस बात यह है, नसबंदी के खिलाफ जनादेश था, आपातकाल के खिलाफ जनादेश नहीं था। इसीलिए इंदिरा गांधी को 150 से ज्यादा तब सीटें मिली थी और 2.5 साल बाद उन्होंने जबरदस्त बहुमत प्राप्त किया था। ये आपने एक दूसरा पॉइंट रेज कर दिया, ये आपने दूसरा पॉइंट रेज कर दिया धनंजय गिरी साहब, कि नसबंदी के खिलाफ जनादेश मिला था या आपातकाल के खिलाफ जनादेश नहीं मिला था, पूरा साउथ इंडिया जो है पक्ष में वोट किया था। देखिए लक्ष्मण जी, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। और मैं एक लोकतांत्रिक पार्टी से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आता हूं, इसलिए उनकी अपने विचार है, विचारों की अभिव्यक्ति है। हम कोई एक 5 पीढ़ियों से 6 पीढ़ियों से एक परिवार का भजनिया नहीं है। स्वतंत्र, हर स्वतंत्र चेतना का हम सम्मान करते हैं, ये उनकी वो धनंजय गिरी साहब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, उससे धनंजय गिरी साहब आगे बढ़ जाते हैं। आपसे एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल लेके आ रहा हूं, आपातकाल के इतिहास को याद दिलाने के साथ साथ क्या आप लोग ऐसा कुछ कदम उठा रहे हैं कि आपातकाल से उपजी हुई जो राजनीति है, जो सामाजिक चेतना है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए, वो जमीन पर लागू हो? देखिए, साबरमती के संत ने जो सपना देखा था, उसे साबरमती की संतान पूरा करने में लगी हुई है। गरीबी की गोद से निकल करके जो शोहरत के सफर तो नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, उस समय आरएसएस के प्रचारक रहे, स्वतंत्र उस समय युवा प्रचारक हुआ करते थे, उन्होंने उस दौर को भोगा है, जिया है। और आज देखिए, अगर 25 करोड़ लोगों को यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि गरीबी से बाहर लाया गया, अगर अति गरीबी 1% से कम कर दी गई, अगर 12 करोड़ टॉयलेट बने, अगर 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, 4 करोड़ गरीबों के घर बने हैं, 12 लाख करोड़ की इकोनॉमी 36 लाख करोड़ की जा रही है, आज 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बनी है, तीसरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से देश का लगातार विकास होते जा रहा है, जिस तरह से आप इतने स्वतंत्र हैं कि आप गृह मंत्री को जो कहें, आप इतने स्वतंत्र हैं कि आप मीडिया पर बैठ के 5 बार मीडिया को ही कोच दे रहे हैं, आप इतनी स्वतंत्रता का आनंद
ले रहे हैं और फिर भी उसको कहते हैं कि अघोषित आपातकाल है। तो अब इसको अगर आप अघोषित का आपातकाल कहते हैं तो सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और दूसरी बात जो भाई साहब कर रहे थे, भाई दुबे जी, मैं उस पे बात पे आ जाता हूं कि 150 सीटें, लक्ष्मण जी लेट मी कंप्लीट प्लीज, 150 सीटें अगर आज इंदिरा गांधी को उसके बाद मिली और 50 सीट के लिए लाले पड़ गए कांग्रेस को 19 में, तो सोचिए कांग्रेस कहां आ गई। इसी को तो जेपी ने कहा था, दूसरे हमारे एक प्रवक्ता भाई साहब कह रहे थे यूपी की कानून व्यवस्था की। ऐसा भी एक समय था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंसें खोजती थी और आजम खान ने कहा था कि मेरे भैंसें तो क्वीन विक्टोरिया से ज्यादा पॉपुलर हैं। और आज वही पुलिस, उसी पुलिस के भय से भयक्रांत होकर के उत्तर प्रदेश के सारे माफिया और अपराधी भागे फिर रहे उत्तर प्रदेश से। ये इसी को कहते हैं कि यह आजादी का अमृत काल है। यही आजादी का अमृत काल है, यही भाजपा की सरकार है, यही वर्तमान कानून व्यवस्था है। जब एक दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती ने बाई भर्टी केस लिखवाया था, मैं अपनी जबान से नहीं कह रहा हूं, बहन मायावती के FIR से कह रहा हूं कि सपा के गुंडों ने मुझ पर उपाध्याय जी के पास और मेरे पर मेरी सील हरण का भी प्रयास किया। यही नहीं, दूसरी बात लक्ष्मण जी सवाल मुझसे उपाध्याय जी, मैं आपके पास स्पेसिफिक सवाल लेके आऊं, बाकी नीति होती रहेगी। इन्होंने कई सारे आंकड़े दिए धनंजय गिरी साहब ने कि कैसे मोदी सरकार में विकास के काम हुए, लोगों को गरीबी से बाहर निकाले गए। लेकिन आज जब आपके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो उन्हें तो आरोप उल्टा लगा दिया कि भाजपा जो है बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से, इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा मुहिम चलाई हुई है, जबकि आंकड़े तो उल्टा कुछ बता गए धनंजय गिरी साहब। नहीं, धनंजय जी का काम है भाई, सरकार उनकी है तो बताएंगे अपने आंकड़े। आंकड़े कैसे तैयार हो रहे हैं ये भी सबको पता है, आंकड़ों पर ही बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो सच्चाई है, आप भी जाते होंगे, पेट्रोल आपको 60 रुपए में मिलता होगा, हो सकता है आपको सब्सिडी हो, डीजल किसी को 40 रुपए में मिल रहा होगा, हर्षवर्धन जी को और दुबे जी को हो सकता है कि जो महंगाई का जो मामला है, बाकी चीजों में चावल दाल आटा का तेल का भाव जो है कम हो गया होगा उनके लिए। नहीं, मुझे लगता है पूरा देश किस तरह महंगाई से परेशान है। पेट्रोल तो सस्ता नहीं मिलता है, लेकिन मैं संसद से लेके अपने घर तक मैं बताना चाह रहा हूँ, खैर अपनी बात पूरी करें। नहीं, ठीक है, 1.5 घंटे लगते थे तो प्रक्रिया है, अब तो हवाई जहाज से और कम में पहुंच जाएंगे। देख ही रहे हवाई जहाज का हाल क्या हो गया है, पहुंच जाता हूं, हवाई जहाज गाड़ी वही है और हवाई चप्पल वाले ही हवाई जहाज पर अब चढ़ रहे हैं, ये भी सच्चाई है। इतना कम सस्ता हो गया है। मुझे अपनी बात को पूरा कर लेने दीजिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अजय उपाध्याय जी आप बोलिए, बीच में आवाज आएगी। अजय उपाध्याय जी की बात को सुनिए। हमारे हर्षवर्धन जी ने 2 बात रखी है, मैं उस पर जाना चाह रहा हूं। बड़ा विद्वान प्रवक्ता, वो पत्रकार हैं वो, और उनकी पत्रकारिता पर मैं कोई प्रश्न नहीं लगाऊंगा, जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता ने लगाया। ये बात है, उनकी बेचारी का आधार कहीं हो सकती है, पर वो पैसे से नहीं आते होंगे चैनल में, मुझे पूरा भरोसा है। अब बात आती है, उन्होंने कहा कि जो है किसान आंदोलन के बाद में क्यों नहीं तानाशाही इस देश में आपातकाल लगा देना चाहिए। भाई, किसान आंदोलन में किसी ने पुलिस को और फौज को नहीं कहा था कि सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाओ। ये आपको शायद याद होगा, और जेपी साहब ने स्पष्ट ओपन करके कहा था कि पुलिस और फौज जो है सरकार के चुनी हुई सरकार को गिरा दो। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया, जिस तरह तानाशाही की बात, यदि इंदिरा जी तानाशाह होती तो चुनाव ही नहीं होने देती। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने चुनाव 1 साल के अंदर कराया, हार स्वीकारी और सत्ता से बाहर गई। विश्व में जितने तानाशाह हुए, उन्होंने जब एक बार तानाशाही अध्यारोपित कर दी, कभी वो नहीं गए, सेना शासन रहा या गृह युद्ध हुआ, उसके बाद ही हटे हैं। तो ये दोनों चीजों में अंतर है। इंदिरा जी उस समय देश को बचाना चाहती थी और इसलिए जो है देश के साथ वो खड़ी थी। हार उन्होंने स्वीकारा, लेकिन देश में दंगा न हो, देश में आर्थिक स्थिति खराब न हो इस देश की, और कुछ लोग चाहते थे लोकतंत्र को मुर्दा बना देना, वो न हो, इसके लिए वो लड़ी। हालांकि उन्होंने गलती समय बिल्कुल कम है, मुश्किल से 1.5 मिनट में। फखरुल हसन चांद साहब 30 सेकंड आपके लिए, 30 सेकंड हर्षवर्धन जी आपके लिए। फखरुल हसन साहब शुरू आप करिए। देखिए लक्ष्मण जी, आपातकाल से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सीखा कि कैसे बिना आपातकाल लगाए आपातकाल जैसे हालात पैदा किए जा सकते हैं। हमारे भाजपा के मित्र ने आदरणीय मायावती जी का नाम लिया, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री हैं जिन्होंने आदरणीय मायावती जी के खिलाफ क्या टिप्पणी की थी। आपने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कब वो मंत्री बन गए, कब भाजपा में वापस आ गए, हम सबको तो पता नहीं चला। फिर आपने गुंडों माफियाओं की बात की, तो उत्तर प्रदेश की एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के बाद
सबसे बड़ी अगर कोई सुरक्षा लेकर टहलता है तो उत्तर प्रदेश के माफिया लेकर टहलते हैं, वही माफिया जिनके लिए भाजपा के एक विधायक खड़े होकर मंच से कहते हैं कि उत्तर भारत के एक माफिया ने मुझे इतने करोड़ रुपए चंदा दिया। तो आपसे, आप जो गुंडों की बात कर रहे थे, माफियाओं की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, कम से कम जब किसी पे सवाल कीजिए या आईना दिखाइए तो पहले आईना खुद देखिए फिर दिखाइए। पहले आईना खुद देखिए। ठीक है, इस पे आऊंगा। हर्षवर्धन जी, समय खत्म है। देखिए, मैं बस 2 लाइनों में, एक तो अजय जी ने जो कहा, तो लाल किले पर उस दिन का दृश्य सबको याद होगा। जो किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग थे, उन्होंने पुलिस पर ऐसा हमला किया था कि लाल किले के बगल नहर में कूदकर पुलिस वालों को जान बचानी पड़ी थी। आईटीओ पर क्या हुआ था, एक किसान घर के बच्चे ने ट्रैक्टर को फाइटर जेट बना दिया था और एक पत्रकार ने टीवी पर कह दिया था कि वो पुलिस की गोली से मरा, जबकि वो झूठ था। बड़े पत्रकार हैं, वो सब आप लोग जानते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी भी बात को कह सकते हैं कि हमारी सत्ता के विरुद्ध है। और जहां तक खालिस्तानी की बात रही, अब कनाडा की सरकार अपने जो उनके अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें कह रही है ना, और अब जाकर वो सरकार मान रही है। जब आप किसी चीज को, और एक बात इसको समझिए, ये मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, ऐसे मुद्दों पर जहां डिबेट को यहीं पे समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। पीसीआर के डायरेक्टर साहब बार बार हमें इशारा कर रहे हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।